ओके चलो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वैसे यहाँ पे चैप्टर 5 जो है ओके उसके इलास्ट्रेशंस आपने कर दिए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी आपने कर दिए। वहां पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जो भी इलास्ट्रेशंस एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस है अगर कहीं पे आपको डिफिकल्ट लगता है उसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ईजी हो सकता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कोई भी इलास्ट्रेशंस कोई भी न्यूमेरिकल्स है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो सकता है। तो चलो देखते हैं आज की जो चैप्टर 5 है हमारा। ओके वहाँ पे एक्सरसाइज में से पहले अगर आपका कोई डाउट हो जो मैंने काम दिया था उसमें से और हो तो आप मुझे पहले वो यहाँ पे बता दीजिए, तो मैं पहले वो बता दूँ सॉल्व करवा दूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके इलास्ट्रेशंस अभी हमने कर दी, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो भी आपने कर दिए होंगे। तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे ध्यान रखना है स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस का, जहाँ पे पुली वगैरह आता है उसका ध्यान रखिए। टेंशन फोर्स कैसे लगता है उसको ध्यान में देखिए। किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, किस तरह से इक्वेशंस बनेंगे। जो इक्वेशंस बनेंगे, दो इक्वेशंस बनते हैं तो वहाँ पे उन इक्वेशंस को आप ऐड करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसको डिवाइड करो तो टेंशन मिल जाएगा। टेंशन कैसे ढूंढना है उसका आइडिया आप ले सकते हैं। ओके जितना हो सके उतना प्यार से आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान यहाँ पे हो सकता है। ओके कल के जो क्वेश्चंस थे ये बुलेट वाला वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस है उसको थोड़ा अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो तो मजा आएगा। ओके वैसे कल मैंने ये काम आपको दिया था कि ये आप समझिएगा। ओके आई होप समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछिएगा। वैसे किसी किसी को ये क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन में ही डाउट रहता है कि ये ऐसा कैसे होता है। An aeroplane flying in the sky dives with a speed of 360 km per hour in a vertical circle of this radius. The weight of the pilot sitting in it is 75 kg. Calculate the force with which the pilot presses his seat when the aeroplane is at the highest position and it's the lowest position of the circle. अब यहाँ पे ऐसा इमेजिन करना है कि यहाँ पे ये एरोप्लेन है और वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। इसको आप इमेजिन करिए कि आप पायलट नहीं है, पर अगर आप कोई फेयर मेला लगता है उसमें गए हो और अगर आप कोई वो टोरा टोरा आ जाए तो वो जो क्या बोलते हैं उसको मैरी गो राउंड है अगर आप उसमें बैठे हो। ओके तो उसमें जो फीलिंग आता है ना वैसा ही ये फीलिंग रहेगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू था इसलिए कल का लेक्चर है वो अपलोड नहीं हुआ है, सॉरी फॉर दैट। आज दोनों ही वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा, बट इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आज दोनों ही लेक्चर आप साथ में देखेंगे या तो कल का नहीं देखकर आज ये कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज नॉट इट्स इन अ कंटिन्यूएशन, वो कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ओके हाँ ऐसा कोई हो सकता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे और कल मैंने करवाया हो उसमें से मैं कोई रेफरेंस उठाऊं तो शायद हो सकता है। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है, वेट फोर्स नीचे ही लगता है, तो वो तो ऑलरेडी आप थ्योरी में कर चुके हैं। ओके पर थोड़ा इंटरनेट इश्यू होता है इस वजह से थोड़ा वो प्लस माइनस हो जाता है, बट डेफिनेटली हम उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं तो जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा और आज वैसे वो अपलोड हो जाएगा, सो डोंट वरी। चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आई थिंक 1 2 3 4 5 तक आई थिंक मैंने दिए हुए थे और 6 7 मुझे नहीं पता है, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल इट मींस टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इट मींस अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके पर दोनों ही किस्सों में आप कह सकते हैं इट इज mv²/r। ओके इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे ग्रेविटेशन के अंदर मैं बात करूं कि ऑल द प्लैनेट्स इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सन। हर कोई चाहता है कि वो बाहर चला जाए, पर वो अर्थ सन के ग्रेविटेशन की वजह से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकता है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, when any object wants to go away from the center and when an object wants to come towards the center, so one is called the centripetal force and another is called the centrifugal force। ओके फॉर्मूला के बेस पे देखेंगे तो mv²/r दैट विल बी द सेम, उसमें कोई डिफरेंस है वो कहीं पे नहीं रहेगा। ओके वैसे आगे आएगा
वैसे हमें ज़्यादातर फोकस सेंट्रीफ्यूगल पे ही करना रहता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं आता है, पर फिर भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, फिफ्थ और आई थिंक सिक्स्थ भी आपने किया था, सेवंथ भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चलो सेवंथ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, तो पहले मैं उसको सॉल्व करवा दूँ, उसके बाद में एट्थ की ओर आगे बढ़ूँ। ओके, अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ पे आप चैट में बता सकते हैं। ओके, मैं आगे भी बढ़ जाऊँ और फिर भी अगर डाउट आए तो आप प्लीज़ बताइएगा। दूसरा ये बात है कि जब आपको कोई होमवर्क दिया जाए तो उस होमवर्क को आप करिए। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, समटाइम्स इट हैपन विद द स्टूडेंट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है, या तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये एंगल आएगा, क्यों हम कॉस थीटा लेते हैं, क्यों हम टेन थीटा नहीं ले सकते हैं, क्यों हम साइन थीटा नहीं ले सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हल्का सा एक दैट आई कॉल एज अ रीथॉट। ओके, जो थॉट आता है उसको एक और बार सोचो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे cos थीटा लिया, क्या मेरे पास f1 है तो क्या हाँ है, f2 है तो क्या हाँ है, f है तो क्या हाँ है, तीनों है तो क्या हाँ है। तो क्या मैं sin थीटा, अच्छा f1 f2 जैसे एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो क्या f1 f2 और f की जो इंडिविजुअल वैल्यूज है क्या वो चेंज हुई? ओके ना, वो तो चेंज नहीं हुई। यहाँ जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल वही का वही रहेगा, यहाँ ट्राइंगल भी वही का वही रहेगा। तो थीटा चेंज होगा तो नहीं, थीटा भी वही का वही रहेगा। पर क्या आप ऐसा कह सकते हो कि साइन 30 अब लिखने में अलग दिखता है, हाँ, पर वो हम यहाँ पे नहीं समझ पाते। कोई कहता है कि सर एंगल 30 आया, कोई कहता है सर 60 आया। अरे साइन 30 आया पर कॉस 60 आया, तो साइन 30 और कॉस 60 कैसे है, सेम है कि अलग अलग है? तो हाँ वो सेम है। मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा है और उसका जो आंसर आता है वो आंसर तो कैसा है, सेम ही है। ओके, वैसे यहाँ पे ये कुछ कुछ बातें जैसे कि यहाँ के स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक सजेशन ये रहता है कि वैसे एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस किया, f1 अपन f किया, मेरे पास f2 अपन f है तो क्या, नेचुरल कोसाइन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। नेचुरल, हाँ नेचुरल कोसाइन का ऑलरेडी रेडीमेड टेबल हो आपके पास तो आप करिए, बट जनरली हमारे पास नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट का ही टेबल होता है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप कॉस एंगल की बजाय साइन एंगल को प्रेफर करिए। क्यों? क्योंकि वहां पे नेचुरल साइन आप इजीली ढूंढ सकते हैं। वैसे यहाँ पे कैसा होता होगा, जस्ट मैं आइडिया दे दूं कि cos थीटा हुआ f1 अपन f किया, 0.8 निकला, मतलब मैं 0.8 देखूंगा नेचुरल साइन के टेबल में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, भले ही मुझे cos फाइंड करना है पर 0.8 का वैल्यू मैं देखूंगा नेचुरल साइन के अंदर। नेचुरल साइन के अंदर जो एंगल मिलेगा उसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाकर मुझे ये कॉस का थीटा मतलब 36.87 जो मिलता है ना, वो मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो कॉस थीटा को लेकर आया। इसको कैसे समझते हैं पता है? जैसे कि मान लो कॉस थीटा का वैल्यू मुझे 1/2 यानी 0.5 मिला। ध्यान से सुनिए, इसका वैल्यू अपने को पता है पर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो मुझे मान लो नहीं पता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0.5 मिला, मतलब मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा, तो नेचुरल साइन के अंदर। नेचुरल साइन के अंदर मैंने ढूंढा तो मुझे मिल गया 30 डिग्री पे, पर मुझे तो कॉस के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना था। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मिला है उसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जैसे ही 90 में से सब्ट्रैक्ट किया मुझे क्या मिला, 60। नाउ यू आर क्लियर कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 60, सॉरी कॉस इनवर्स 0.5 कहता, तो वो वहां पे मैं क्या कह सकता था, तो वो वहां पे कह सकता था दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है वो कितना बनता, 60 डिग्री का बनता। कॉस थीटा यानी थीटा कॉस इनवर्स 0.5। तो ये देखने का तरीका है। ओके, थीटा कॉस इनवर्स 0.5 देखेंगे। हाँ, नेचुरल कॉसाइन का रेडीमेड टेबल हो, जनरली लॉग टेबल में नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट दो होते हैं, और हमने ये भी समझा कि कॉस का एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया अभी कि थीटा कॉस इनवर्स 0.5, देखो साइन में, साइन का जो एंगल मिला उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपका थीटा मिल जाएगा। ओके, और थीटा तो थीटा रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। ओके,
साइन के कॉन्टेक्स्ट में या कॉस के कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 8th क्वेश्चन था, द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विद द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक ये भी मैंने होमवर्क में दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, आई थिंक मैंने 10th में करवाने वाला था, ऐसे मैंने कहा था। 11th मैंने होमवर्क में दिया था, 12 दिया था। ओके, 11 12 मैंने दिया था, ये मैंने नहीं दिया था। ओके चलो, तो यहाँ पे पहले मैं 8 से थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद द स्पीड 9 और 10 करवाना है। यस यस। Driver of a 3-wheeler moving with the speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in the 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? Retarding मतलब उसने ब्रेक लगाया, उसको रुकना है, 4 सेकंड में रुकना है, उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर का है, जिसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मास व्हीकल का है हमारे पास, तो वो इंसान है, वो व्हीकल के अंदर बैठा, तो टोटल मास 465 ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला v = u + at, रिटार्डिंग फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, इनिशियल दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा -2.5। -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उतना एक्सेलरेशन है, उसको मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा कि कितना फोर्स उस व्हीकल के ऊपर लगेगा जिस वजह से वो रुक गया। समटाइम्स आल्सो हैपन कि ऐसे 3 व्हीलर टाइप हो तो वो ब्रेक तो लगा देते हैं, वहां पे वो रुक तो जाते हैं, पर रुकने के बाद वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, शायद ऐसा प्रॉपर व्हीकल ना हो। जैसे कि कोई ट्रक है, ट्रक अगर ओवरलोडेड है, वो ब्रेक लगाना चाहे तो भी ब्रेक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो रुक तो जाएगा, पर ट्रक वहां रुकने के बाद वो अपने आप ही गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि वो खुद का ही वेट जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाता। ओके, इट हैपेंड, पर वो प्रैक्टिकल वे में हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अबे 9th वाला जो किस्सा है उसको समझने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी का आपको नॉलेज हो वो जरूरी है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर मान लो, वैसे ये 9th समझेंगे, 9th है, 10th है, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है जहाँ पे कि इसको हम कहते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम मतलब क्या? क्योंकि मान लो कि हमने एक लिफ्ट ले लिया हुआ है। ओके, ध्यान से उसको समझिएगा और कॉन्सेप्ट को ट्राई करिएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है, ओके, और ये लिफ्ट के अंदर यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखा है। उस वेइंग मशीन के ऊपर ये हमारा जो एरिया है ना, उसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। ओके, एरिया है वो यहाँ पे वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो ये एरिया है और यहाँ पे हाथ में ऐसा कोई गुलाब गुलाब फ्लावर वावर लेकर खड़ा है, किसी को शायद देने के लिए जा रहा है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे वेइंग मशीन है तो यू वांट्स टू चेक कि यार चलो लिफ्ट के अंदर वेट मशीन है तो मैं मेजर कर लेता हूँ मेरा वेट कितना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही वो वेट मशीन के ऊपर खड़ा रहता है और उसी मोमेंट पे उसने लिफ्ट बटन प्रेस किया, लिफ्ट ऊपर जाने वाला है। सरप्राइज कि अरे यार ये क्या वेट बताता है यार, ये कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। ओके, काम काज खत्म करके आता है, फ्लावर लिए लिए नहीं लिए अपने को नहीं पता, वो तो उसको पता होगा ना कि एक्सेप्ट किए नहीं किए। हो सकता है वो बेचारा किसी को हॉस्पिटल में भी देने गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि। ओके, तो यहाँ पे मान लो वापस लिफ्ट में आया, फिर से यहाँ पे वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा रह गया। जैसे उसने वो ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया, अगेन ही जस्ट स्टैंड ऑन द वेट मशीन और उसने मेजर किया उसका वेट एंड अगेन फाइंड यार ये कुछ अलग है। ऊपर जा रहा था तो कुछ अलग दिखा रहा था, नीचे जा रहा हूँ तो अलग दिख रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। ओके, तो जैसे ही उसने अलग अलग चीजें नोटिस किया तो उसने अपना फिजिक्स का नॉलेज वहां पे अप्लाई करने का सोचा। यार ऐसा
तो कुछ हुआ जिस वजह से यहाँ पे वेट अलग अलग दिखा। तो ही थॉट दैट कि जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया, जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा। तो जैसे मैंने ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस किया, मोमेंटली आई फील दैट कि मैं नीचे रह रहा था पर लिफ्ट मुझे ऊपर लेकर गया। यू ऑल्सो फील दैट जब मैं 10th फ्लोर से नीचे की ओर आ रहा था तो मैं ऊपर रहना चाहता था उस मोमेंट के लिए, पर मेरा पूरा बॉडी नीचे गया। तो उसको कहते हैं उसके बॉडी के ऊपर एक फिक्शियस फोर्स, या तो उसको कहा जाता है शूडो फोर्स। शूडो यानी ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता है फिर भी लगता है। जैसे कि आप बस में बैठे हो, बस अच्छी तरह से चल रहा है, बस में एकदम से ब्रेक लगाया और आप आगे आ गए, सीट में बैठे। तो थोड़ी ना पीछे वाले के साथ झगड़ा करेंगे, ये तेवन धक्को मारो। अपने को पता है यार किसी ने मुझे धक्का नहीं मारा, फिर भी मेरी बॉडी के ऊपर एक थ्रस्ट लगा, एक फोर्स लगा। किसने लगाया? किसी ने नहीं लगाया, फिर भी लगा तो क्या लगा। वो कहाँ से लगा, वो कहाँ से एग्जिस्ट हुआ, तो उसका एग्जिस्टेंस का क्या रीजन क्या है, तो वही यहाँ पे समझा जाता है, जिसको कहते हैं शूडो फोर्स। ओके, या तो फिक्शियस फोर्स, ऐसा भी नाम दे सकते हैं। पर अगर मान लो ब्रेक एकदम धीरे 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 लगा था तो हम थोड़ी ना ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं आते हम। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे लगता तो हमारे बॉडी को वो आइडेंटिफाई या तो जज नहीं होता, वो पता नहीं चलता, और हमारे बॉडी के ऊपर ऐसा कोई शूडो फोर्स लगता ही नहीं अगर वो धीरे धीरे ब्रेक लगाता है तो। अब यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि लिफ्ट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फिक्शियस फोर्स शूडो फोर्स लगेगा विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो शूडो फोर्स लगता है, ओके, डोंट से इट्स पे शूडो, वहां पे पी साइलेंट है, और साइलेंट और साउंड का नॉलेज आई डोंट थिंक सो कितने को है कितने को नहीं है। बट साइलेंट और साउंड का अपना ही एक, वैसे उसको लॉजिक नहीं कहते बिकॉज इंग्लिश इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक, इट्स जस्ट लैंग्वेज। ओके, फिर भी हम वहाँ पे साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहते, हम साइकोलॉजी कहते हैं जिसमें पी आता है। ओके, यहाँ पे पी शूडो नहीं है, दैट्स जस्ट शूडो फोर्स, दैट्स अ फिक्शियस फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो शूडो फोर्स लगा, जो एक्सेलरेशन लगा, वो नीचे की डायरेक्शन में लगा। जैसे ये यहाँ पे खड़ा था तो वेट फोर्स तो नीचे लगे रहा था mg, अब ये शूडो फोर्स भी नीचे लगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दोनों ही नीचे की डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो टोटल फोर्स जो वेट मशीन में वो मेजर करेगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए आएगा mg प्लस ma। यानी जब वो ऊपर जा रहा था तब उसको ऐसा लगा कि जो मेरा वेट है उससे ये थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे mg और ma ऐड हो जाएंगे बिकॉज लिफ्ट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। पहला किस्सा। दूसरा किस्सा, जब लिफ्ट आता नीचे है। ओके, तो व्हेन लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे हम फिर से उसको समझते हैं कि यहाँ पे एक वेट मशीन था और यहाँ पे ओके ये अपना खड़ा है, बेचारा थोड़ा मुंह लटकाए खड़ा है ताकि काम जो है उसका नहीं हुआ, और वो बेचारा नीचे आ रहा है। ओके, इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्या क्या बात है, देख दे रही है तेरी वजह से। ओके, तो यहाँ पे जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसके ऊपर आपका वाला ये पे शूडो यानी शूडो फोर्स जो है जिसको मैं कहता हूँ वो कहाँ लगेगा, तो वो लगेगा ऊपर, पर आता तो वो नीचे है इसलिए वेट फोर्स mg लगेगा नीचे ही। अब ऑब्जेक्ट का मोशन और वेट फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो टोटल फोर्स नीचे है इसलिए mg दैट विल बी कंसीडर एज अ डोमिनेटिंग फोर्स, शूडो फोर्स उसके अपर डायरेक्शन में है तो आप लेंगे mg माइनस ma। तो यहाँ पे आ जाता है mg माइनस a, मतलब ये जब नीचे आएगा तो उसका जो वेट है उससे भी कम वेट उसको फील होगा। ओके, तो यहाँ पे जब लिफ्ट नीचे आता है तब यहाँ पे
उतना ही एक्सेलरेशन अप्लाई होगा और एम जी माइनस एम ए आएगा। अब दोनों ही किस्से में अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, इफ लिफ्ट गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन आई से कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वहां पे एम जी जितना ही रहेगा, ताकि एम ए तो जीरो हो गया। तो लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन यू कैन से दैट व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे भी वो एम जी रहेगा। तीसरा किस्सा, मान लो एक रात लिफ्ट जो है वो ऐसे 5th फ्लोर पे था और एकदम से जबरदस्त आवाज आई। ओके, कोई नहीं था लिफ्ट में, पर अगर कोई होता तो एकदम से जो आवाज आई उसमें क्या हुआ कि लिफ्ट का जो केबल था वो केबल एकदम से टूट गया। जैसे वो केबल टूटा मतलब लिफ्ट ने क्या किया, तो लिफ्ट ने किया फ्री फॉल, नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एम जी माइनस एम ए आएगा। पर ए अब एक्सेलरेशन फ्री फॉल करता है तो एक्सेलरेशन बन जाएगा जी के इक्वल, तो वो बन जाएगा एम जी माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जब केबल टूट जाता है तो उस फिनोमेना को कहते हैं वेटलेसनेस। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, ताकि वहां पे कोई वेट ही नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फ्री फॉल जो है वो कर रहे हो, इस वजह से। तो यहाँ पे समझना है शूडो फोर्स। जैसे बस में है, बस एकदम खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, एकदम से बस चालू करें, जैसे शायद आप टू व्हीलर पे जाते हो, फोन पे जाते हो, फोन पे क्या, टू व्हीलर पे जाते हो और जनरली पीछे बैठा हुआ बंदा ऐसे फोन पे बात कर रहा है। ओके, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है और आगे वाला जो है वो डेफिनेटली आप ही की तरह है, जिसका व्हीकल 40-50 पे ही चलता है, स्लो चलता ही नहीं है। और जैसे ही एकदम से ट्रैफिक सिग्नल से स्टार्ट किया, तो जैसे एकदम से स्टार्ट किया आपका बॉडी कहाँ जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा। व्हीकल कहाँ गया, आगे। आपका बॉडी कहाँ गया, पीछे। दैट इज द शूडो फोर्स। ओके, आपका ध्यान नहीं था, एकदम से सामने कोई आपने ब्रेक लगाया तो पीछे वाला भी आपके ऊपर आ जाएगा, इसलिए वहां पे भी क्या लगा, शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स जो है वो एक्चुअल मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो शूडो फोर्स और वेट फोर्स दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, इसलिए एम जी प्लस एम ए किया। जब डाउनवर्ड आता है तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, इसलिए एम जी माइनस एम ए किया। वेटलेसनेस कब होगा, तब जब वो फ्री फॉल करेगा तब होगा। इतना समझोगे तो पहले में यहाँ पे ये लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, 9th में बाद में करवाता हूँ, पहले में ये 10th के बाद में करवाऊंगा। और जो लिफ्ट वाला ही किस्सा है वो मैं पहले करवा देता हूँ, दैट इज नंबर 13। यस, 13 पहले करवा देता हूँ, उसके बाद आगे की जो बाकी है वो करवा दूंगा। A man weighs 70 kg. He stands on the weighing machine in a lift which is moving upward with a uniform speed. When it's moving with the uniform speed, what about the acceleration? The acceleration वहाँ पे zero हो जाएगा। तो mg mass into g, that's 700 न्यूटन ही रहेगा जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा। तो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड ही यूनिफॉर्म है। डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ अब एक्सेलरेशन है, कहाँ जा रहा है, तो फिर डाउनवर्ड। तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, तो अपवर्ड। एम जी नीचे खींच रहा है, एम ए ऊपर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला किस्सा 70 kg वेट, ऐसा भी ये लिखने का एक तरीका है भाई। जैसे 70 इंटू 9.8 लिख सकते हैं, तो 9.8 ना लेना हो और उसको वेट के फॉर्म में लिखना हो तो 70 kg WT यानी वेट ऐसा लिखा जा सकता है, ये एक उसका यूनिट ही है। तो 686 न्यूटन कह सकते हो, 10 ले लो तो 700 न्यूटन कह सकते हो, 9.8 लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक एज 10। दूसरा वाला किस्सा है गोइंग डाउनवर्ड देन शूडो फोर्स इन अपवर्ड। व्हेन द शूडो फोर्स इन अपवर्ड, तो वहां पे वो वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ डाउनवर्ड, तो शूडो फोर्स तो ऊपर लगना चाहिए, यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, अच्छा उसने रिजल्टेंट फोर्स लिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को सब्जेक्ट बना देता हूँ, ये वाला, ओके, इसमें से रिजल्टेंट को सब्जेक्ट बना दो तो रिजल्टेंट इधर रहेगा, नहीं तो भी एम जी माइनस, हाँ बरोबर तो है, डाउनवर्ड यानी वो जाएगा अपवर्ड, तो वो तो माइनस ही आने वाला है, बरोबर तो है एम जी माइनस एम ए। देख लो यहाँ पे डाउनवर्ड है तो आ जाएगा एम जी माइनस एम ए।
तो यहाँ पे F बताओ या R बताओ, रिजल्टेंट फोर्स से काम है, mg माइनस ma ऐसा आ जाएगा। 9.8 की बजाय 10 ले दो, थोड़ा फ्रैक्शन प्रॉपर आंसर आपको मिल सकता है। ठीक, तीसरा किस्सा ऐसा है, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो तो काउंट होगा ही होगा, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां पे आप ऐसा कहेंगे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। गोइंग अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड देन सूडो फोर्स डाउनवर्ड, वेट फोर्स भी डाउनवर्ड, यानी mg प्लस ma ऐसा आएगा। तो अभी जो मैंने दो थ्योरिकल पॉइंट बताए यहाँ पे उसको परफेक्टली सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट आप एक काम करिए, यहाँ पे जो लिखा है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसको समझिएगा कि भाई ये लिखा नहीं है, पर ये एक लिफ्ट है और ये कौन है? ओके, बस ऐसे ही इंसान लिया धैर्य ऐसा नहीं कहने का। चलो ओके, तो ये लिफ्ट वाला किस्सा है, ऐसा समझिए। लिफ्ट वाले किस्से में याद रखना है, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड देन शूडो फोर्स डाउनवर्ड, लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड देन शूडो फोर्स अपवर्ड। सेम किस्सा आप अप्लाई कर सकते हैं रॉकेट के केस में, जो आपका 9th क्वेश्चन है। अब शायद वो आपको इजीली समझ में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, तो हमने वही तो काम किया अभी हमने। चलो अब आ जाते हैं वापस जहाँ से हमें समझना था। तो देखिए 9 नंबर का, रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड। वो जाएगा ऊपर, तो शूट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो mg प्लस ma वहां पे ऐड होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं mg प्लस ma ऐड हो गया। 5 प्लस 10 ले सकते हो यहाँ पे, कभी कभार टेक्स्ट बुक में ये हम यहाँ पे जो गिवन सॉल्यूशंस होते हैं वही हम लेते हैं, बट आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। 9.8 की बजाय अगर आप 10 ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड इफ यू आर कंसिडर मार्क માં શું થાય? કાંઈ ન થાય। ओके, मार्क में આપણે કાંઈ प्रॉब्लम ન થાય। ओके, वहां पे आपको पूरे मार्क मिल ही जाते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर जी का वैल्यू ना दिया हो तो 9.8 ले सकते हैं, और कोई कोई जगह पे कोई ऐसा भी कहते हैं कि ना दिया हो और कैलकुलेशन इजी करना हो तो 10 भी ले सकते हो। ओके, तो दोनों ही वैलिड है, और जो आपका पेपर चेक करता है उसको भी पता है 9.8 और 10 दोनों ही सेम बनते हैं। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे आप 15 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2.96 which is equals to 3, आंसर तो सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये 10th वाला किस्सा है वो मज़ेदार है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब बॉडी ऑफ मास 0.4 kg यानी मास दिया, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड चल रहा है ऐसा बताया। टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, मतलब मैं 8 न्यूटन से उसको नॉर्थ डायरेक्शन में पुश कर रहा था। तब उसका स्पीड कांस्टेंट था 10 मीटर पर सेकंड का था, उसका मास 0.4 kg था, यानी यू कैन से 400 ग्राम था। कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकंड्स। ओके सॉरी, ये उसका स्पीड था सब्जेक्टेड टू north is subjected to the constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. Okay. Take the instant the force is applied to be t equal to 0, the position of the body at that time is the x equal to 0. मतलब जब मैं फोर्स देना चालू कर रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ t equal to 0. When it's about the t equal to 0, it means it's a position. तो वहाँ पे उसको भी आप ओरिजिन समझिए। It is also like that कि जब मैंने पढ़ाना चालू किया तभी आपने चालू किया, ऐसा तो है नहीं। मतलब क्या, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर 4:30 को स्टार्ट किया, कोई 4:45 को आया, कोई 5 बजे आया, तो उसके लिए t इक्वल टू 0 5 बजे था, हमारे लिए t इक्वल टू 0 4:30 को था। ओके, जब मैंने चालू किया तब शायद मैं 7th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन में था, तो मेरे लिए t इक्वल टू 0 यानी 7th क्वेश्चन था। दूसरा कोई 5 बजे आया तो उसके लिए t इक्वल टू 0 5 बजे था, और उसके लिए 10th नंबर का क्वेश्चन वो उसका ओरिजिन था। क्यों? क्योंकि जब वो एंटर हुआ तब हमारा 10th क्वेश्चन चल रहा था, तो उसको आगे क्या हुआ वो पता नहीं। पर उसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि वो जब आया तभी लेक्चर चालू हुआ, क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे वो अगर आप समझोगे तो ही पता चलेगा t इक्वल टू -5 सेकेंड।
ओके, -5 का मतलब क्या? तो कि जब हमने उसको समझा उससे पहले की 5 सेकंड, समथिंग लाइक दैट, कि अगर मान लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद आप लोगों का बर्थ ईयर 2004-5 के आसपास का शायद हो सकता है। तो 2004-5 के आसपास का आपका बर्थ ईयर है, अगर इसके आसपास भी है, तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ -3 इयर्स, तो आपको कि सर हम नहीं थे तब, यहाँ पर मैं तो था ना। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में वो मैं जहाँ पे था या तो मैं जो कर रहा था वो आपके लिए क्या बन गया? -1 ईयर, -2 ईयर, -3 इयर्स। अगर मैं 2000 की बात करता हूँ तो आपके बर्थ ईयर के रिस्पेक्ट में कुछ माइनस नहीं आएगा। तो माइनस टाइम मतलब हम नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसके पहले वाला टाइम। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ यू हैव a mass and the acceleration, so you just directly sorry mass and the force 8 न्यूटन दिया था, so you have the acceleration value -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वो स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0, उसका पोजीशन x इक्वल टू 0 पे है, तो अब यहाँ पे -5 सेकंड है। तो -5 सेकंड मतलब क्या? तो तब तो फोर्स देना चालू भी नहीं किया था, तो पहले वाली कंडीशंस। तो एट t इक्वल टू -5 सेकंड नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। ओके, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड 2000 में आप क्या कर रहे थे? तो आपको क्यों? अरे नहीं थे भाई। अच्छा नहीं थे, हाँ, पर क्या रहे थे? अरे थे ही नहीं तो करते कहाँ रहे? ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूँ 1947 में, हाँ, तो मैं भी नहीं था 1947 में। हाँ, तो कहाँ थे? कहाँ थे का क्या मतलब यार? था ही नहीं तो मुझे थोड़ी ना पता होगा। तो अपने को तो पता नहीं है ना कि हम लास्ट बर्थ में कहाँ थे या 47 में हम कहाँ थे। तो ये बातें तो अपने को नहीं पता है। मतलब क्या? क्योंकि तब हमने कोई एफर्ट डालना चालू ही नहीं किया था कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था तब। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, 2021, 22, 23 ऐसा करते 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 जब 2090 आएगा, शायद होंगे शायद नहीं होंगे, आई डोंट नो। ओके, ताकि अगर 2090 की मैं बात करूँ तो मेरा 100+ ईयर हो जाएगा। ओके, अगर इतना ज़्यादा हुआ तो पता चलेगा, डिफिकल्ट है मेरे लिए बताना। तो यहाँ पे वही चीज़ वो बताते हैं कि जब t इक्वल टू -5 की बात करते हैं तो t इक्वल टू 0 से फोर्स देना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे तो फोर्स लगता ही नहीं था। तो x इज इक्वल टू ut बना, तो tan इंटू -5 लिया, तो -50 किलोमीटर, ऐसा एक सिंपल सा आइडिया उसने यहाँ पे दिया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा हल्का सा गड़बड़ ये लग रहा है कि यूनिट्स जो है ना वो कुछ गड़बड़ वाले हैं। ताकि देखो इनिशियल स्पीड यहाँ पे कहा था 10 मीटर पर सेकंड, बरोबर। अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो इंटू 5 सेकेंड, यहाँ पे ये आ जाना चाहिए -50 मीटर। आपके पास नोट्स हो तो प्लीज ये छोटा सा पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा। काफी लोग है ना ये भी नहीं यूज करते हैं आइडिया, यार वो मीटर में था तो ये किलोमीटर में कैसे आ गया। नाउ 25 सेकेंड, अब ये मजेदार चीज है। और ये और तीसरा दोनों समझिएगा, हाँ, कि 8 न्यूटन 30 सेकंड तक फोर्स लगाया, तो 25 सेकंड उसके बीच में आ गया, तो क्या? हाँ, तो इस 25 सेकंड तक आप फोर्स तो लगाए थे हो, तो क्या? हाँ, उसमें वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो क्या? हाँ, इनिशियल स्पीड 10 वही का वही है। टाइम तो क्या 25 सेकंड तक तो फोर्स दे रहा है ना, तो कहाँ दे रहा है? वही सब सेम टू सेम वैल्यू लगाया। एक्सेलरेशन -n के साथ था, सब कुछ किया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया वो 6000 मीटर आया। इसको मैं कह सकता हूँ 6 किलोमीटर, पर यहाँ पे तो दिख रहा था 10 इंटू 5 दैट्स -50। तो वहाँ पे 5000 की कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही, दैट इज -50 मीटर ऑनली। पर हाँ, यहाँ पे मैं -6 किलोमीटर कह सकता हूँ बिकॉज इट्स अबाउट 6000 मीटर। अब तीसरा वाला किस्सा इंटरेस्टिंग है। फोर्स कहाँ तक लगा है? 30 सेकंड तक। तो 100 में से 30 सेकंड तक फोर्स लगेगा, बाकी के 70 सेकंड विदाउट फोर्स जाएगा। तो बाकी के 70 सेकंड के लिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, x इज इक्वल टू ut, उसी के जैसा वो काम करेगा। बाकी की पहले के 30 सेकंड्स में ये x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जैसा काम करेगा। तो देखो आइडिया सिंपल लगाना था। 100 seconds there is no force because force stops acting after 30 seconds.
तो 30 सेकंड तक बरोबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वैल्यू डाल दिया -8700 मीटर मिल गया। बट आफ्टर 30 सेकेंड्स उसका कुछ वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से, तो वो 10 -20 into 30। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर 30 सेकेंड्स वो 30 सेकेंड्स तक आपने लगाया, तो ये 30 सेकेंड्स खत्म हो, उस मोमेंट पे उसका जो फाइनल वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी के साथ 70 सेकेंड्स तक ट्रैवल करता रहेगा। ये जो है वही पॉइंट समझना था। तो 30 सेकेंड्स तक, या तो आफ्टर 30 सेकेंड्स उसका फाइनल वेलोसिटी क्या बन गया, तो -590 मीटर पर सेकेंड बना। यही स्पीड वो मेंटेन करेगा आने वाले अगले 70 सेकेंड्स तक, 7070। तो वो आपको मिला -41300 मीटर। अब ये वाला और ये वाला दोनों डिस्टेंसेस हो गए ऐड, आपको मिलता है -50,000 मीटर। इट मींस -50 किलोमीटर। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज करिए, फिर से एक बार समझिए कि क्या मैंने कहा, कब फोर्स लगाया, कब फोर्स नहीं लगाया, फोर्स लगाना कब चालू किया, तो भाई यहाँ तक हमने लगाया, उसके बाद हमने नहीं दिया, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स जो फाइनल वेलोसिटी था 30 सेकेंड्स के बाद वाला, वही आने वाली 70 सेकेंड्स तक सेम ही वेलोसिटी उसका रहेगा। तो उसके हिसाब से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका आइडिया आपको आ सकता है। ओके, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। 11 आपने किया होगा, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। 12 जिसमें कुछ नहीं था, 13 अच्छा था जो मैंने करवा दिया। अब 14 15 आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ी बहुत लॉजिक, थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा हुआ है वो, जैसे कि सर्कुलर पाथ पे है तो tan थीटा, या तो v इज इक्वल टू √RG tan थीटा, ऑप्टिमम स्पीड वाला फॉर्मूला, ऐसे कोई कोई जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े हैं उसी का कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्लस माइनस कॉम्बिनेशन आपको करते जाना है। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया है पोजीशन वर्सेस टाइम का, उसको लेकर एक सिचुएशन बताया। सबसे पहले तो ये ए से बी वाला पाथ जो आपको दिख रहा है ना, इट शोज दैट 4 सेकंड ऑनवर्ड्स बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब बॉडी एट रेस्ट था, वो पता चलता है। 0 से लेकर 4 तक पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं, वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं 0 से 4 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पास टू द ओरिजिन, मतलब उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे मिल सकता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ y axis value upon x axis value, that's a 3/4, so 3/4 meter per second, that I can see it's a 0.75 meter per second, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो 0 सेकंड 1 सेकंड 2 मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड हर एक मोमेंट पे उसका वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन ऐसा है, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ of particle 4 kg, what is the force acting on the particle for t is less than 0, इससे पहले t is greater than 4 after 4 second, between 0 and 4 second, and impulse at t equal to 0। impulse का मतलब force into time, okay, या तो change in momentum भी आप कह सकते हैं। हाँ, assume that the motion is a one dimensional, तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल सा आइडिया जो है वो लगाना है। सबसे पहली बात, less than 0 or greater than 4 second, the position of the particle is not changing, that is the particle is at rest। 0 से पहले तो कुछ लिया ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, तो इसके ऊपर भी एक लाइन है जो अपने को सेम लग रहा है, इसी के जैसा, ए बी जैसा ही। तो बॉडी एट रेस्ट पे है, सो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल। पहला तो हिस्सा खत्म हो गया। बिटवीन 0 to 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड, moving with the constant velocity, continuously changing as the position time graph is a straight line, so motion of the particle is a uniform, constant velocity है, velocity constant है तो acceleration 0, अगर acceleration 0 तो force भी क्या लगेगा, 0, hence no force acts on the particle during this interval, so वो भी 0 है। अब इस बात को समझने का ट्राई करिएगा, less than 0 greater than 4 बॉडी रेस्ट पे था, इसलिए वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन 0, इसलिए फोर्स 0, ताकि बॉडी मोशन में नहीं था। बट 0 से 4 के बीच में बॉडी मोशन में है, हाँ है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या, हाँ है। बट इफ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या, क्योंकि इट्स कंसीडर एज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0। पहले केस में भी एक्सेलरेशन 0, दूसरे केस में भी एक्सेलरेशन 0, पर दोनों में सिचुएशन अलग अलग है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स तो 0 होना ऑब्वियसली है, और इस बात को आप समझिएगा। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि आप पढ़ते ही नहीं हो और मार्क्स कम आए तो दुख नहीं होता, क्योंकि यार पढ़ते ही नहीं थे तो मार्क्स तो कम आए ही आए। दूसरा बंदा जिसको आपके जितने ही मार्क आए पर वो बहुत दुखी है, क्यों, आपके जितने ही मार्क है तो उसमें दुखी होने की क्या बात है, आप तो दुखी नहीं हो। वो इसलिए दुखी है ताकि उसके मार्क्स कम आए पर उसने एफर्ट्स ज्यादा डाले, ओके, फिर भी मार्क्स सेम आए। सेम लाइक हियर, बॉडी रेस्ट पे था तो एक्सेलरेशन 0 ही थे, ऑब्वियस है, तो 4 0 रहेगा। पर 0 से 4 सेकंड के बीच में, 0 से 4 सेकंड के बीच में बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन 0, एंड इफ द एक्सेलरेशन 0, फोर्स भी 0। सेकंड में इंपल्स फाइंड करना, इंपल्स यानी मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिया, t इक्वल टू 0, मास चेंज इन वेलोसिटी आ गया सीधा सीधा, ओके, 4 4 कैंसिल, 3 kg मीटर पर सेकंड। Before t equal to 4 seconds, the particle has a constant velocity. So again, same to same value. After 4 seconds, body at rest. When the body at rest, final velocity वहाँ पे 0 है, इनिशियल तो है, फाइनल माइनस इनिशियल तो हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकंड। मतलब वो दूसरा किस्सा तो आपके लिए समझना बहुत ही इजी हो सकता है, अगर बाकी के पॉइंट्स आपने समझे हुए हैं तो। ठीक है, देख ये क्वेश्चन ऐसा है, टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of light string, ये end misprint. Horizontal force 600 Newton applied to B and A along the direction. जब यहाँ से मैं पुल करूँ या यहाँ से पुल करूँ, जब पुल करता हूँ तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम, बिकॉज एक्सेलरेशन मींस टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, यहाँ यार। पर जब मैं यहाँ से खींचता हूँ, जब ये T1 में लगाता हूँ, तो T1 के लिए इसको सिर्फ कितने को पुल करना है, 10, with same acceleration. So tension is the one kind of a force, mass into acceleration. So mass into acceleration 10 into 20, that's 200 Newton. पर जब मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो एक्सेलरेशन तो सेम, पर जब ये स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को किसको पुल करना है, इसको पुल करना है विद द same acceleration, that is 20, 20 into 20, that is a 400 Newton, that is the difference only. जब आप इस साइड से खींचते थे, इस साइड से खींचते थे तो इस स्ट्रिंग को 10 kg को पुल करना था, जब आप इधर से खींचते हो तो उसी स्ट्रिंग 20 kg को पुल करना है। अलग अलग साइज है इसलिए टेंशन भी कैसा लगता है, दोनों में अलग अलग लगता है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब 16 आई डोंट थिंक सो मुझे करवाने की जरूरत है, ताकि पुली वाला किस्सा हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला कैसे आता है यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्टेड मोशन इन क्वेश्चन 22 इन पार्ट 1, ओके। यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन 22 है या कुछ और है, ओके, कंफर्म कर लेने का। इन शॉर्ट पुली वाला जो क्वेश्चन था ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे हमने डायरेक्टली उसके फॉर्मूला जो है वो बनाए हुए थे। क्वेश्चन 17 है, ठीक है, अच्छा हुआ ना चेक कर लिया। तो आपके पास भी फिजिकल कॉपी हो वहां पे चेक कर लीजिएगा, नॉट द क्वेश्चन 22 बट इन द क्वेश्चन 17 वहां पे पुली का किस्सा जो है वो दिया हुआ है, ओके। वहां से ये डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला आता है। चलो, सो क्वेश्चन 17, ओके, इन पार्ट 1। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, that's pulling force upon total mass, tension का फॉर्मूला 2m1 m2g upon m1 plus m2, क्लियर। 17th जो है बहुत ही सिंपल सा है, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है, वैसे थ्योरेटिकली बात बताता है। A nucleus is at rest
in the laboratory frame of reference show that if it's a disintegrate into two smaller nuclei, मतलब एक बड़ा पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इनिशियली रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम ये दो में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि जो पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम उसके बाद भी रहता है। तो द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यार मास इनटू वेलोसिटी दोनों का बना, पहले वो रेस्ट पे था इसलिए टोटल मोमेंटम 0 था। अब जैसे ही दो बने उन दोनों को ऐड करके भी वैल्यू मुझे फाइनली 0 ही चाहिए। अब फाइनली 0 कब बनेगा? क्योंकि 0 तो तभी बनेगा जब एक का वेलोसिटी इस साइड और एक का वेलोसिटी इस साइड होगा तो बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सी यहाँ पे बताया कि v1 v2 अलग अलग वेलोसिटी बनी, न्यूक्लियस एट रेस्ट, व्हेन इट्स एट रेस्ट तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम बना 0, तो फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 भी क्या बनना चाहिए? 0। तो वो 0 तभी बनेगा जब v2 का वैल्यू माइनस m1 बाय m2 इंटू v1 बनेगा। अब m1 m2 की जरूरत नहीं है पर यहाँ पे डायरेक्शंस ले तो v2 और v1 की डायरेक्शंस एक दूसरे से अपोजिट आई। क्लियर? ओके चलो उसके हिसाब से ये 18 नंबर का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मोमेंटम कहो, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स कहो, काफी हद तक सभी चीजें एक ही होती है। हाँ, 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second। Now it's interesting, वेलोसिटी दोनों का ऑपोजिट है, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, टकराए और वापस गए। व्हाट इज द इम्पल्स? इम्पल्स यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू टाइम, पर ना फोर्स दिया हो ना टाइम दिया हो तो भले वो इम्पल्स पूछे फिर भी आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि F इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी पी। भले वो इम्पल्स पूछे पर फोर्स टाइम नहीं दिया है तो डीपी फाइंड कर दो। फोर्स और टाइम दिया है, अगर वो पूछते चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी अपने को चाहिए चेंज इन, पर नहीं दिया है ना मास ना वेलोसिटी, पर फोर्स दिया है तो क्या, टाइम दिया है तो क्या, तो फोर्स इनटू टाइम करो वो भी चेंज इन मोमेंटम ही बनता है। उसको आप शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि डीपी मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम है, फिर भी मैं इसको क्या कह सकता हूँ? इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम मुझे पता है इसको इम्पल्स कहते हैं, फिर भी मैं इसको चेंज इन मॉम मोमेंटम, हाँ भाई वरना मम्मी मारेगी। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों में डिफरेंस किस बात का है? उसकी वेलोसिटी का है। एक का वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो क्या करने का? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने में दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है तो वो फाइनली ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ऐसा बताया है, देखिए कोलाइड एंड रिबाउंड, कोलाइड यानी एक दूसरे के पास पास आए उसके बाद एक दूसरे से दूर गए। तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने का कि ए ने बी के ऊपर धक्का दिया, बी ने ए को धक्का दिया। इफ यू जस्ट लुक एट हियर, इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल ए ड्यू टू बॉल बी, बी की वजह से ए बेचारा -0.6 का इम्पल्स लग रहा है, तो इम्पार्टेड टू बॉल बी ड्यू टू बॉल ए इतना ही रहेगा, पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ओके समझिएगा, पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपका पूरा काम आसान तो कर दिया हुआ है। 19 नंबर वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देखा था, परफेक्ट वैसा है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मजेदार पूछा जाए ऐसी 100% पॉसिबिलिटी। पर इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अ शेल ऑफ मास 0.02 kg, शेल का मतलब वो जो बुलेट होता है उसको एक सेंस में शेल कहा जा सकता है, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। ओके आई डोंट नो ये कौन सा गन है और यहाँ पे दिया हुआ है। ओके 100 kg का गन कौन सा होता है, डेट आई डोंट नो, सॉरी। इफ द मजल स्पीड
ताकि 100 केजी का गन शायद ऐसा होगा जिसको कहीं पे रखा होगा। हाँ, कारतूस, यस कह सकते हैं। कारतूस यानी वो नहीं, वो पुराने ज़माने में वो डाकू लोग होते थे, वो या डकैत जो होते हैं ना, वो इसको बेल्ट वेल्ट लगाते थे ना, उसको आप शेल ऐसा कह सकते हो। नहीं, गब्बर सिंह रखता था, पर वो गब्बर सिंह भी 100 केजी वाली कोई गन नहीं यूज़ करता था। पता नहीं ये एनसीईआरटी कौन सा गन लेकर आया है 100 केजी का, पर है, ऐसा मान लेते हैं। If the muzzle speed of the shell is 18 meter per second, and what is the recoil speed of the gun? Recoil मतलब क्या? I think हमने आपको बताया हो शायद। रिकॉल यानी क्या? तो कि रिकॉल यानी जो गन है उसके ऊपर जो झर्क लगता है ना, उसको कहते हैं रिकॉयल ऑफ द गन। अगर आप में से कभी किसी ने रियल गन देखा हो या तो कभी आपने फायरिंग किया हो, ओके, मैं वो बलून फोड़ने वाली गन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट से दैट, ओके। तो वो बलून मारने में तो क्या होता है, उसमें कोई जर्क नहीं आता है, फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है, तो उसको भी आप रिकॉल समझ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बुलेट आगे जाएगा, गन थोड़ा सा पीछे जाएगा, मोमेंटम सेम लगता है, पर डिफरेंस किस बात का है, क्योंकि मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन का, ओके। बट इनिशियल मोमेंटम दोनों रेस्ट पे थे, इसलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पर देख सकते हैं मास ऑफ शेल एंड मास ऑफ गन में बहुत बड़ा डिफरेंस, गलती से ही सही पर ज्यादा दे दिया है, शायद यहाँ पे 10 हो तो आई डोंट नो, पर 10 केजी का भी नहीं होता है, बट इट्स ओके, इसको क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करिए, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। Mass into velocity upon total mass. Negative sign indicate that the gun moves backward as the bullet moves forward. Common sense की बात है, बुलेट आगे ही जाएगा अगर बुलेट पीछे आता, ओके। ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे माइनस इनका क्या इंडिकेशन है वो बताते हैं। रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल यानी दैट इज अ थ्रस्ट जो लगता है, फोर्स जो लगता है, उसको आप रिकॉइल कह सकते हैं। बट बेसिक फंडा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। चलो अब आता है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको होमवर्क में देना पसंद करूंगा, क्रिकेट वाला है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाइएगा, उसमें फिगर का मैं आइडिया दे दूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा मैं ऊपर ऊपर से आइडिया दे देता हूँ कि एक बॉल आया 45 डिग्री से, वो डिफ्लेक्ट हुआ, ओके। अब यहाँ पे लेना है वेक्टर एडिशन, दिखता है पैरेललोग्राम, पर आप क्या करिएगा, ये नीचे वाला ट्राइंगल मत देखिएगा, क्यों? क्योंकि V2 इधर है, उसका ऑपोजिट लिया V1, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, और टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, मतलब करते हैं आप ऐड पर होगा सब्ट्रैक्शन, बस इतना ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 है, cos 45 आपको आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी आपको आता है, तो ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जितना बताया उसका ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसकी 100% गारंटी है अपनी। 21 वाला ऐसा किस्सा, मतलब इलास्ट्रेशन के लास्ट जो क्वेश्चन है ना, सर्कल वाला था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये सभी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 40 आरवी पर मिनट, आरईवी यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको न्यू कहते हैं, बट ये दिया जाता है, बट मैं तो फ्रीक्वेंसी एफ ही प्रेफर करता हूँ। हाँ, एक रिवॉल्यूशंस यानी 2 पाई रेडियन, तो ये बन जाता है 2/3 का 4 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड, तो आप उसको एफ कह सकते हैं, न्यू भी कह सकते हैं, पर फिजिक्स में इसी के जैसा सिंबल वेलोसिटी का आता है, कभी कभार वो कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा मिल चुका है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला याद होगा आपको, mv²/r होता है, और v इक्वल टू ओमेगा आर, याद करिए वॉर, ओके। तो वहां से ये पता चल गया, एंड देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, सब्जेक्ट बना दो, वेलोसिटी निकाल दो, काम आपका आसान हो जाएगा, ओके। जितना इजी बोलता हूँ उतने ही सच में ये इलास्ट्रेशन न्यूमेरिकल्स इजी है, पर समझने के बाद उसको लिखिएगा जरूर, लिखोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा, ओके। 22 23 दोनों के दोनों थ्योरी वाले हैं, यहाँ पे ये हॉर्स कार्ट वाला जो किस्सा है ना, वो मजेदार है, बट इफ यू रिमेम्बर इट, मैं ऐसा फिगर पहले भी ड्रॉ करवा चुका हूँ, आगे का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन,
वो जो लॉन कटर था ना, वहां पे हमने समझा था कि पुलिंग इज मोर इजियर देन द पुशिंग, ताकि वहां पे उसके कंपोनेंट्स का डिस्कशन करते थे। सो आई इंसिस्ट कि आप इसको उसी की तरह समझने का ट्राई करिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, पर समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो इसको समझिएगा, पढ़िएगा, और आज जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज है। तो आज हमने जितने क्वेश्चन किए वो सभी के सभी आपके होमवर्क में रहेंगे। तो होमवर्क में रहेगा पार्ट 4 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 किया था आपने। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये सभी सिर्फ 2 बार करने हैं, बीवी और सज्जनों। ओके, उससे ज़्यादा मत करिएगा। ओके, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, 3-3, 4-4 बार लिख देते हैं, पर इतना ज़्यादा मत लिखिए। ओके, 2 बार लिखिए, ठीक है, पर अच्छी तरह से लिखिएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। आज दोनों के दोनों वीडियो मैं रख दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा लेक्चर में स्टार्ट होगा चैप्टर 6, दैट्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये इससे भी ज़्यादा आसान और अच्छा